हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज काव्य शास्त्र की पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की कड़ी में भाग नंबर 4 लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो आज इस पार्ट में हम काव्य शास्त्र में वे प्रश्न पढ़ेंगे जो अब तक कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। और एक बात, जब भी वीडियो आता है तो उसको पूरा ज़रूर देखें। बहुत सारे रूप में आपके सामने हर तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर सकते हैं ताकि हमें कुछ पता चले। तो बने रहे निरंतर। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, काव्यम ग्रहमलंकारात किसका कथन है। ये हमने लास्ट वीडियो के एक प्रश्न में ये देखा था। बिल्कुल, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो काव्य शास्त्र के उसी परीक्षाओं में घूम फिर के रिवीजन हो जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप निरंतर बने रहे वीडियो के साथ और चैनल के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वामन। वामन क्या है, वो एक कथन माना जाता है। वामन, चलिए याद रखिए। इसमें दंडी की परिभाषा है वो दी हुई है, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्नी पदावली, व्यवच्छिन्ना पदावली, यह दंडी की है। उसके अलावा मम्मट की है, तद्दौषो शब्दार्थ शगुणा वनालंकृति ही पुनः क्वापी, यह है मम्मट की। और कुंतक की है, शब्दार्थो शयितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। कुंतक है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, तो ये वक्र जहाँ भी नाम आए तो वो कुंतक का माना जाएगा, क्योंकि शब्दार्थो तद्दोषो और शब्दार्थो एक भामा की भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है हमें। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। ये पहले ही पहला वीडियो था, उसमें ये सेम प्रश्न आया हुआ था और रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विषाद। विषाद है वो कोई स्थायी भाव नहीं है, जबकि निर्वेद, जुगुप्सा और हास ये है वो स्थायी भाव माने जाते हैं। अब स्थायी भाव और स्थायी भावों के साथ जो रस जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास माना जाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक माना जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध माना जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति रस का ईश्वर या विषय करती और प्रियान रस का स्नेह माना जाता है। तो ये रस और रस उन्हीं रसों के स्थायी भावों में हमने पढ़े हैं। आगे के प्रश्न में है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम, निम्नलिखित में से किसका काव्य लक्षण है। तो ये पंडित राज जगन्नाथ का माना जाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ का है। और तद्दोषो शब्दार्थ हो शगुणा वनालंकृति ही पुनः क्वापी, ये मम्मट का माना जाता है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का माना जाता है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे। औचित्य की बात आती है तो वहाँ सीधा नाम क्षेमेंद्र का आता है, तो इसके प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र है तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक तथा दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। ये इन्होंने रचना की है। कवि कंठाभरण, एक आती है कवि कुल कंठाभरण, वो दुल्हे की है। कवि कुल कल्पतरु वो चिंतामणि की है। तो ये 3 है वो कवि कंठाभरण वाली रचनाएं ध्यान रखनी है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हा, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि और कवि कंठाभरण है वो क्षेमेंद्र की है। औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक तथा दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र ने की है।
आचार्य भामह द्वारा काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माना जाता है? भामह। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आचार्य भामह का कथन माना जाता है। चलिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वक्र कुंतक आ गया। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह है और तद्दोषो वो मम्मट का है। चलिए आगे है, काव्यम शब्दायं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन का माना जाता है। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी का कथन माना जाता है। चलिए अगला है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव माना जाता है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव माना जाता है। चलिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह वो माने जाते हैं, जबकि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये हमने ऊपर में देख लिया। चलिए अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इनमें कौन सा अलंकार है वो होगा? तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है वो माना जाएगा। कौन सा? रूपक अलंकार माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कुछ व्याख्या में दिया गया है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी भेद रहित आरोप किया जाता है किसमें? उपमेय और उपमान में। उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोपित कर दिया जाता है और उपमेय में उपमान की जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। चलिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार माना गया है। इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। पहले की वीडियो में हमने ये अच्छी तरीके से बता दिया है। चलिए अगला है, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्य अर्थ, लक्ष्यार्थ, अभिध्यार्थ, ये सारे अभिधा शब्द शक्ति के व्यापार कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है उसे अभिध्यार्थ वाच्यार्थ कहते हैं, और इस अभिध्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कौन सा कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, सीधा अर्थ नहीं आ रहा है और मुख्य अर्थ से ही संबंधित जो अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षण शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन भावों के विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से सिर हृदय या सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। अनुभव
भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक या अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। स्थायी भाव जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु जो अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। चलिए आगे है रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? अनुमितिवाद है वो किसके मंतव्य पर आधारित है? तो ये आचार्य शंकु का माना जाता है। आचार्य शंकु का माना जाता है। भट्ट नायक का है वो भुक्तिवाद माना जाता है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। भट्ट अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है और भट्ट लोलट का है वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद माना जाता है। रस निष्पत्ति सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद भट्ट शंकु के मंतव्य पर आधारित है। शंकु अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तथा न्याय दर्शन से संबंधित है। न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद के प्रवर्तक हैं तथा मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक तथा शैव दर्शन से संबंधित है। चलिए आगे है केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में क्या है? इसमें अद्भुत रस है। चलिए अगला है रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। उत्पत्तिवाद के संप्रदाय आपको बता दिया है, भट्ट लोलट माने जाते हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद माने जाते हैं और इनका दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन है। इनसे शुरुआत होती है और इनसे यहाँ हमने शुरुआत की थी। मीमांसा दर्शन है वो इनका संबंधित है, जबकि अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित है। भर्तमुनि इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। चलिए अगला है काव्य प्रकाश के रचनाकार है। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट माने जाते हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। एवं काव्य दर्श कुमार चरित्र तथा अवंती सुंदर आदि रचना है वो दंडी की है। दंडी की काव्य दर्श है वो बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जबकि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचना है। राजशेखर की रचनाओं में काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी है बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य थे? दंडी है वो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। दंडी अलंकारवादी थे। आनंदवर्धन ध्वनिवादी थे। आनंदवर्धन ध्वनिवादी थे। जब हम आनंद में होते हैं तो ध्वनि स्वतः ही हमारे मन से निकलने लग जाती है, गानों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। दंडी अलंकारवादी थे और आनंदवर्धन ध्वनिवादी थे। वामन थे वो रीतिवादी थे और भरत मुनि रसवादी थे। अगला है निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम बताइए। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है वो किसका? भरत मुनि का। इसमें नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। 10 रूपक धनंजय का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। नाटक लक्षण रत्न कोश है वो सागर नंदी का है। अगला प्रश्न है काव्यदर्श किसकी रचना है? तो काव्यदर्श किसकी है? दंडी की रचना मानी जाती है। काव्यदर्श 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी ये सारी दंडी की रचना है, जबकि काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की तथा साहित्य दर्पण है वो विश्वनाथ की रचना मानी जाती है। थोड़ा सा जल्दी में करवाया है क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको जितना जल्दी समेट लें वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा सही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दबा करके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।